Very good morning, students. Can you hear me? Hello, student. Can you hear me? आवाज आ रही है? And I think there is no any option. मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ. आप लोग चैट का ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा थी. और आई जस्ट वांट कि कोई एक स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो जाए सो दैट आई कैन कंफर्म भी मेरी आवाज आ रही है अब तक. Okay. So Anshuman Joshi, can you beta unmute yourself and connect to me? अंशुमन जोशी. यस सर. ओके, तो आप मेरे साथ क्लास के साथ थ्रू आउट द क्लास कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है? यस सर. ओके. सो वेलकम बैक आफ्टर योर वेकेशन. एंड आई डोंट नो आज मेरे पास यहाँ पे क्योंकि चैट का ऑप्शन दिख भी नहीं रहा. आई होप अगर आप सुन पा रहे हो दैट्स फाइन, लेकिन मेरे को यहाँ पर अभी आपकी चैटिंग की कोई ऑप्शन नहीं मिल रही. सो होप वेकेशन अच्छी गई होंगी एंड आप सबने एंजॉय किया होगा, रिवीजन की होगी. अंशुमन, कैन यू जस्ट रिकॉल कि हमने कहाँ तक खत्म किया था लास्ट क्लास में? केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 हमने जस्ट स्टार्ट किया था. स्टार्ट करना है सर. आपने सर 2 पॉइंट बताए थे. हाँ हाँ, कौन कौन से? लुइस एसिड, लुइस बेस. शायद मैंने सिर्फ लुइस एसिड, लुइस बेस वर्ड इंट्रोड्यूस किया था. यस सर. ओके. सो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 को स्टार्ट करते हुए तो हमने छुट्टियों में लास्ट में लुइस एसिड और लुइस बेस कुछ 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें मैंने ये चीज बोली थी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे BH3 ले लूं, तो अगर मैं BH3 में बोरॉन के अराउंड 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बनाता हूं, तो बोरॉन के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अगर मैंने इसके सामने कोई ऐसा मॉलिक्यूल रख दिया लाइक अमोनिया, जहां अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट है एंड इट हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट, तो अगर मैंने इन दोनों का आपस में कोई रिएक्शन करवाया तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अमोनिया में बोरॉन को कोऑर्डिनेट हो जाएगा. नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन को कोऑर्डिनेट करेगा, इससे बोरॉन के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाने की कैपेबिलिटी आ जाएगी. या यूं कहो, बोरॉन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और जो लोन पेयर डोनेट करेगा, जो अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में बोरॉन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वी कॉल इट एज लुइस बेस. और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, वी कॉल इट एज लुइस एसिड. तो जब भी कभी एक लुइस एसिड और एक लुइस बेस की रिएक्शन होगी, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, that will accept the lone pair via coordinate bond formation from the ammonia kind of molecule जिसमें एक lone pair होगा. तो लुइस एसिड लुइस बेस रिएक्शन फॉर्म्स एडक्ट. तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसी बात बोली भी थी
कि यहां पर जब लोन पेयर कोऑर्डिनेट होगा अमोनिया का, कि अमोनिया अपना लोन पेयर जब कोऑर्डिनेट करेगा तो दिस रिजल्टिंग स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड, दिस वी कॉल इट एज एडक्ट। और इसमें आप ये देख भी सकते हो कि यहाँ बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 4 होने के लिए, नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर 4 होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन एडक्ट में अगर हम यहां बात करें और मैंने इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया फॉर्मल चार्ज लगवा के, तो यहां बोरॉन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड दिखोगे, नाइट्रोजन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का sp3 और बोरॉन का sp3 हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में यदि किसी का चेंज हुआ है तो वो बोरॉन का है, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया है, जिसने लोन पेयर अपने साथ एक्सेप्ट किया है, दैट इज समथिंग जिसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। परंतु जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है या जो लुईस बेस है, लुईस बेस ने अपने लोन पेयर को जब कोऑर्डिनेट करवाया उसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर लुईस एसिड और लुईस बेस के रिएक्शन अपनी वेरी लास्ट क्लास में देखे थे, ड्यूरिंग जब हमारी वेकेशंस वाली क्लास हुई थी। राइट अंशुमन, यही किया था। इसी की और एग्जांपल अगर मैं देखूं तो हमने एक ऐसा एग्जांपल देखा होगा जिसमें वाटर का रिएक्शन अगर मैं H+ के साथ करवा दूं और H3O+ बनवा दूं, तब हमने ये देखा होगा कि ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर है, यहां ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन H+ जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इट इज इन द नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इट इज लुईस बेस नाउ। तो लुईस बेस कौन बनेगा? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, उस पे कम से कम एक लोन पेयर होना ही चाहिए, तभी आप उसके ऊपर एक नाम लगाओगे कि वो लुईस बेस है। तो लुईस पॉस बेस वर्ड का मतलब लोन पेयर डोनर वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब मैं ये बोलूंगा कि जब वाटर के सामने H+ आएगा, H+ को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इट इज इन द नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दिस वी कॉल इट एज लुईस एसिड। जो ऑक्सीजन के द्वारा छोड़ा गया एक लोन पर जो ऑक्सीजन पे लोन पर दिख रहा है, इट विल डोनेट इट्स लोन पर टू H+ वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जब ये प्रोडक्ट बनेगा जब आप इस लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में H+ के साथ दिखाओगे तो आप इसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट से कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करके भी दिखाओगे, फॉर्मल चार्ज लगाते हुए। दिस इज जस्ट इक्वलेंट टू कि ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोवेलेंट की तरह दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का उठा के H+ को दो, बीच में उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाओ। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर एक फॉर्मल चार्ज +1 जनरेट हो गया। तो अगर मैं यहाँ बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पहले स्टेरिक नंबर 4 है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज sp3। लेकिन अगर मैं यहां देखूं स्टेरिक नंबर 1 2 3 एंड लोन पेयर 4, स्टेरिक नंबर ऑक्सीजन का अभी भी 4 है, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की अभी भी sp3 होगी। तो जो लुईस बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा।
So this we call it as adduct. लुईस एसिड का रोल किसने प्ले किया? H प्लस ने, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया. So Lewis acid is the one who gains electron and it is electron deficient. H plus electron deficient species है, वो लोन पे रिसीव करेगा and that is why we call it as Lewis acid. लुईस बेस जो अपना लोन पर डोनेट करे, जिसका ऑक्टेट खुद का कंप्लीट है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट सो दैट इट कैन डोनेट इट टू H प्लस. तो इस टाइप के हमने कुछ एग्जांपल्स अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास यानी कि वेकेशंस वाली एक्स्ट्रा क्लास में देखे थे और जिसके लिए मैंने लिंक भी शेयर कर दिया था. राइट तो हमें Yes. ये पता होना चाहिए who is Lewis acid, who is Lewis base. So Lewis base is something which is having complete octet and has at least one lone pair of electrons. Lewis acid is something which is in the deficiency of electron, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और जो सामने वाले से लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में गेन करेगा, दैट इज लुईस एसिड. तो इस टाइप के एग्जांपल्स आपको दिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लेट अस सपोज किसी ने बोला कि BF3 F माइनस के साथ मिलके BF4 माइनस बना रहा है. तो यहाँ BF3 प्लस F माइनस जब BF4 माइनस बना रहे हैं, दिस इज एडक्ट. तो यहां मैं बोलूंगा BF3 में बोरॉन के पास 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. तो बोरॉन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो इट इज लुईस एसिड. लेकिन अगर मैं F माइनस की बात करूं, F माइनस पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस पे लोन पेयर है. सो दिस कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द बोरॉन. क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो बोरॉन विल रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो कौन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा? फ्लोरीन. फ्लोरीन विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस and you get BF3 और F माइनस की तरफ से जो लोन पेयर कोऑर्डिनेट होगा. अब आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हो, तो ये बन जाएगा बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन न्यूट्रल हो जाएगा. इसका इलेक्ट्रॉन उठा के बोरॉन को दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के बोरॉन को देते हुए शेयरिंग करा दो, तो फ्लोरीन न्यूट्रल हो जाएगी. बट बोरॉन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन sp3 हो जाएगा, जो कि पहले यहां पर sp2 था. सो दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ लुईस बेस. F negative is Lewis base, electron rich, octet complete with lone pair. Boron is behaving like Lewis acid. Boron is behaving like Lewis acid, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इट विल रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम F माइनस. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ लुईस बेस लुईस एसिड रिएक्शन. बिकॉज इस बेसिक टर्मिनोलॉजी लुईस एसिड लुईस बेस, ये टर्मिनोलॉजी केमिकल बॉन्डिंग 3 के वेरी फर्स्ट टॉपिक में हम यूज करने वाले हैं. I am giving you one more example over here. मान लो BF3 का रिएक्शन
मिथेनॉल के साथ कोई कह दे, तो आप क्लियरली ये देख सकते हो, जैसे वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था, मिथेनॉल में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2-2 है। लेकिन BF3 में बोरॉन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मैं कहूंगा अब की बार मिथेनॉल लुईस बेस का रोल प्ले करेगा, BF3 लुईस एसिड का रोल प्ले करेगा, और ये दोनों मिलके एडक्ट बनाएंगे। मिथेनॉल अपने लोन पेयर को बोरॉन के साथ कोऑर्डिनेट करवाएगा, और इस एडक्ट में अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन बदलेगी तो वो बोरॉन की चेंज हो। आप इस लोन पेयर को चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करके दिखाओ एज यूजुअल, तो दिस विल बी लाइक CH3OH, 1 लोन पेयर एक के साथ शेयरिंग, BF3 बोरॉन पे माइनस और ऑक्सीजन पे +1 फॉर्मल चार्ज। So this is again a duct. So we have seen these 4 examples, 1, 2, 3, and this is a 4. So Lewis acid Lewis base reaction में हमेशा ऐसा होगा, एक मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, एक मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसके ऊपर लोन पेयर होगा। तो लुईस बेस बनने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर कंपल्सरी होना चाहिए। लुईस एसिड बनने के लिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिखेगा। आई होप इट्स नोटेड नाउ। वैसे भी ऑलरेडी हम कर चुके, सो गोइंग टू इरेज इट। सो इन शॉर्ट, अगर कोई हमें ये कह दे हु इज लुईस बेस, आप बोलेंगे लुईस बेस इज लोन पेयर डोनर। लेकिन लोन पेयर डोनर भी कंपल्सरी कंडीशन है, जो एटम लोन पेयर डोनर होगा इट मस्ट बी हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट और हाइपरवेलेंट हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे एटम के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। कई बार बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, जेई वाले बड़े कई बार फंसा देते हैं बच्चों को। कैसे? वो एक ऐसे एग्जांपल दिखा देंगे जिसमें एटम के ऊपर लोन पेयर होगा लेकिन उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और पूछेंगे बताओ क्या ये लुईस बेस है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर मैंने यहाँ पे आपके सामने कैसे एग्जांपल दी, कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है,
ऐसी कार्बन जिसके साथ दो बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के साथ एक एक शेयर। तो आप अच्छे से देख पा रहे हो कि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है। दो हाइड्रोजन से जो शेयर हुए इलेक्ट्रॉन उनको भी काउंट करने, यानी कि दो बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर भी। अगर कोई आपसे ये पूछे क्या ये कार्बन लुईस बेस का रोल प्ले कर सकता है, आंसर इज नो, नॉट अलाउड। जिसका खुद का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, वो अपना लोन पेयर कैसे किसी को कोऑर्डिनेट करेगा? इसलिए आपने ये कभी नहीं गलती करनी, बस एटम के ऊपर लोन पर देखा और सीधा बोल दिया सर ये तो लुईस बेस है, ये तो अपना लोन पर कोऑर्डिनेट कर सकता है। नहीं करेगा। क्यों करे? क्योंकि इसका तो खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आप बोलोगे हियर कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, it is electron deficient, it cannot act as Lewis base। सीधी सी बात, दो शब्दों की। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा वो लुईस एसिड होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा है वो लुईस एसिड है। सो इट्स टेंडेंसी is to receive electron pair, therefore it is Lewis acid, not Lewis base। और बेटा ऐसी कार्बन जिसमें दो बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, यानी कि टोटल कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी कार्बन का एक स्पेशल नाम रखा जाता है कार्बीन। कार्बीन, कार्बीन is a carbon having two bond pairs and one pair of electrons। एक लोन पेयर हो और दो बॉन्ड पेयर हो, ऐसे कार्बन वी कॉल इट एज कार्बीन। सो कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑलरेडी हम ये लिख ही चुके हैं, इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट कैनॉट बी कॉल्ड एज लुईस बेस। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का, तो लुईस बेस के लिए कंडीशन इज लोन पेयर डोनर, दूसरा इट मस्ट बी हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। नाउ हु विल एक्ट एज लुईस एसिड? Lewis acid is someone who receives electron pair, like who receives lone pair from Lewis base। तो अब हम केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक आपको जो मुझे नॉलेज देनी थी, हु इज लुईस एसिड, हु इज लुईस बेस, क्योंकि मैं ये वर्ड यूज करूंगा आज की क्लास में, तो आई होप कि आप इस चीज से फैमिलियराइज हो चुके हो। हु इज लुईस एसिड, हु इज लुईस बेस, व्हाट इज एडक्ट फॉर्मेशन। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहां से केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 स्टार्ट होता है।
आई एम लिटिल सरप्राइज कि आज की क्लास में ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा मीटिंग सेटिंग्स में चैट वाला। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। आई एम गोइंग टू इरेज। आज की क्लास में जब हम केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 का पहला टॉपिक देखेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो मैं यहां पर जो वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा, जो हम पहले कई बार कर भी चुके हैं, टाइप ऑफ द पाई बॉन्ड। लाइक दो तरह के पाई बॉन्ड हमने सीखे थे, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई। हम इस तरह के पाई बॉन्ड ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं। तो बेटा बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 का जो पहला टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, इनडायरेक्टली मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ये बेसिकली बैक बॉन्डिंग के टाइप्स में एक तरीके से पढ़ाया जाता है। हम सर्टेनली एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि ये बैक बॉन्डिंग वर्ड में बैक बॉन्डिंग, बैक का मतलब क्या है। बट अगर आप ये जानते हो पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड, मतलब ये टॉपिक आपके लिए लड्डू है। अगर आपको ये ध्यान हो तो किसी क्लास में हमने पाई बॉन्ड के लिए क्वालिटी ऑफ पाई बॉन्ड को कंपेयर करना सीखा था। कुछ ऐसे किया था, सबसे अच्छा 2p पाई बॉन्ड, फिर 2p पाई 3d पाई, फिर 3p पाई 3d पाई, और फिर हमने किया था 3p पाई बॉन्ड। अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज कही थी कि जब आप पाई बॉन्डिंग के लिए कंपैरिजन करते हो तो सर्टेनली p और d का पाई बॉन्ड सबसे अच्छा होता था। पर सबसे पहले हम क्वांटम नंबर को प्रायोरिटी देते थे, जब हम कहते थे छोटे साइज के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी। ऑब्वियसली पाई बॉन्ड कैसे बनता था, अगर आपको ध्यान हो, दो ऑर्बिटल के बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग, दो पी ऑर्बिटल अगर पैरेलल है, उनकी जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती थी तो पी पाई बॉन्ड बनता था। एक पी ऑर्बिटल जब एक डी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल होता था तो इनके बीच में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती थी। हमने कहा था डी ऑर्बिटल की ये जो दो लोब्स हैं, ये पहले से पी की तरफ इंक्लाइंड है, ये पहले से इनकी ओरिएंटेशन पी की तरफ है, तो इनके बीच में बेटर पाई बॉन्ड बनेगा एज कंपेयर टू पी पाई डी पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। यानी कि जब हम ये कह रहे थे कि एक पी ऑर्बिटल ने दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग कर दी और यहाँ पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो हम कहते थे दिस पाई बॉन्ड इज बेटर देन दिस पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ लोब्स पहले से पी की तरफ इंक्लाइंड थी। लाइक दिस इज डी ऑर्बिटल के ये दो लोब, ये पहले से इंक्लाइंड है पी की तरफ, इनके बीच का डिस्टेंस कम, दे कैन कम इवन क्लोजर। लेकिन फिर मैंने बोला था कि भाई ये चीज हमेशा वैलिड नहीं है, सबसे पहले हमें क्वांटम नंबर देखें, क्योंकि क्वांटम नंबर 2 के साथ डी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2d एग्जिस्ट करता नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया। इसलिए 2p पाई को अगर मैं छोड़ दूं तो जैसे क्वांटम नंबर 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3, ये जैसे जैसे मैं क्वांटम नंबर बड़ा करते जा रहा हूं तो मैं पहले प्रायोरिटी पी पाई डी पाई को दूंगा। और अगर जैसे यहाँ क्वांटम नंबर सेम हो गए, एक चीज मैंने मिस कर दिया,
3d pi even better than 3p pi 3d pi एंड लास्ट में 3p pi कि अगर मैं क्वांटम नंबर सेम रखूं 33 तो अगर मैंने क्वांटम नंबर सेम रखे तो d ऑर्बिटल के बीच का पाई बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि d ऑर्बिटल के केस में तो पहले से ये दोनों लोब्स एक दूसरे की तरफ पहले से इंक्लाइंड है, उनके बीच में रिलेटिवली क्लोजनेस ज्यादा होगी, इनके बीच का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग को ज्यादा अच्छा प्रमोट कर रहा है। इनके बीच की लोब्स की जो ओरिएंटेशन है दैट हेल्प्स द टू ऑर्बिटल टू ओवरलैप इफेक्टिवली इन ए बेटर वे। तो d pi तो इवन बेटर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एज कंपेयर टू p pi d pi एज कंपेयर टू p pi पर क्वांटम नंबर मैंने सेम रख के कंपेयर की। पहली प्रायोरिटी छोटे क्वांटम नंबर्स को थी, क्योंकि जितना ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा उतना उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण ओवरलैपिंग अच्छी क्वालिटी की होगी। इसीलिए कंपैरिजन देखो 2 क्वांटम नंबर दोनों 2 फिर मैंने एक क्वांटम नंबर छोटा रखे एक को बड़ा किया 3, तो 2-3 क्वांटम नंबर यहाँ पर 3-3-3-3 के कंपैरिजन में यहाँ पर छोटा क्वांटम नंबर 2 दिखे। ये यूं कह लो सम चेक कर लो 2 + 3 5 3 + 3 6, तो जहां क्वांटम नंबर का सम बड़ा वहां ओवरलैपिंग वीक, इसलिए जहां पर भी 2p इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि 2p का साइज सबसे छोटा है एज कंपेयर टू 3d एज कंपेयर टू 3p, तो 2p pi बेटर बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू 2p pi 3d pi से, एज कंपेयर टू 3d pi वर्सेस 3p pi 3d pi, इवन द वीकर टाइप इज 3p pi 3p, जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। तो बेसिकली मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज भी करने वाला हूं। अगर तो मुझे ये कह दे कि भाई एक 2p pi बॉन्ड है, एक 2p pi 3d pi बॉन्ड है, एक 2p pi 4d pi बॉन्ड है, और कंपेयर करना हो कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कौन से पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक बनेगा, मैं कहूंगा यहाँ पर तो उन्होंने क्वांटम नंबर अलग अलग करके दे दिए, 2p सब में कॉमन है, पर यहाँ देखो 2p 3d 4d जब तक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो रहे हैं आपने डायरेक्ट पहली प्रायोरिटी क्वांटम नंबर को देनी, क्योंकि जहां ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा छोटे ऑर्बिटल्स की इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। सो मैं कहूंगा 2p pi इज बेटर पाई बॉन्ड देन 2p pi 3d pi देन 2p pi 4d pi, चाहे आप सम से देख लो 2 + 2 4 2 + 3 5 2 + 4 6। तो अगर कोई मुझे ये कह दे स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड कंपेयर कैसे करें, हाउ टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, तब बोलोगे जहां दो ऑर्बिटल्स के बीच क्वांटम नंबर छोटे होंगे, क्वांटम नंबर छोटे होने का मतलब ओवरलैपिंग बिटवीन स्मॉलर साइज्ड ऑर्बिटल, results in strong bond formation. or in a better extent of overlapping. तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्वांटम नंबर को देंगे, फिर जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ेगा ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाएगा, और ऑर्बिटल का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो दो ऑर्बिटल के बीच में साइज का मिसमैच आना शुरू हो जाएगा। साइज का मिसमैच अगर आ गया तो मैं कह दूंगा कि भाई ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूं, बच्चों मान लो कोई आपसे ये कह दे कि दोनों हाथों को ऐसे ओवरलैप करो, क्योंकि दोनों हाथों का साइज सेम है ना, तो इसकी 5 फिंगर के सपोज ऐसे कॉन्टेक्ट में, ये सपोज एक तरीके का पाई बॉन्ड, हालांकि वो अलग बात है पाई बॉन्ड में वो टच नहीं कर पाते, हमने ऐसा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस देखा था, पाई बॉन्ड में
ऑर्बिटल दूर ही रहते हैं, वो अच्छे टच नहीं करते। मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, मान लो दो पाई ऑर्बिटल्स है, वो ऐसे पैरेलली खड़े, इनके इंटरेक्शन पूरे एक दूसरे के साइज के साथ, साइज मैचिंग है। मान लो अगर मैं इस हाथ को छोटा कर दूं, सपोज एक बच्चे का हाथ हो जिसका हाथ बड़ा छोटा है, वो कहेगा अगर हम ओवरलैप करेंगे ना तो इसका कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ओवरलैप इंजॉय नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैंने एक छोटे हाथ के सामने एक बड़ा हाथ रखा और ऐसे मिलाने की कोशिश की, तो हाथ को अगर मैं छोटा कर दूं, एक बेबी का हाथ होता है यहाँ पे, तो मैं कहता बड़े हाथ का कुछ पोर्शन ऐसा होता जो उस ओवरलैपिंग को फील नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा वो मजेदार की बॉन्डिंग नहीं है। इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तभी होती है जब दोनों ऑर्बिटल का साइज कंपेरेबल, ऐसा ना हो कि एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा। मान लो मैं ऐसा कर दूं, ये हाथ का साइज उतना ही रखूं पर इसे बड़ा करते जाऊं, सपोज मेरा हाथ, और इस हाथ को रिप्लेस कर दिया मैंने किसी पहलवान के हाथ से, बड़े साइज के हाथ, फिर मैंने और एक WWF रेसलर का बड़ा हाथ ले लिया, तो जैसे उसकी ओवरलैपिंग छोटे साइज के ऑर्बिटल से होगी, तो बड़े साइज के ऑर्बिटल का काफी सारा हिस्सा ऐसा भी होगा जो उस ओवरलैपिंग के साथ टच या फील नहीं कर सकता। तो मैं कह दूंगा कि जहां दो ऑर्बिटल में साइज डिफरेंस है वहां बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो सकती। और इसी चीज को आप कैसे जज करते हैं? डिफरेंस इन क्वांटम नंबर। जैसे यहाँ पर 3 और 2 का डिफरेंस 1 का है, 4 और 2 का डिफरेंस 2 का है, तो मैं कहूंगा यहाँ साइज मिसमैच ज्यादा होगा, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ मजेदार नहीं है। साइज मिसमैच कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू इससे, तो मैं कहूंगा कि ये ओवरलैपिंग इससे बेटर है। यहाँ मैं कहूंगा दोनों सेम साइज के हैं क्योंकि दोनों का क्वांटम नंबर सेम है, दोनों सेम ऑर्बिटल है, तो यहाँ सबसे अच्छी इफेक्टिव पाई बॉन्ड होगी। इन शॉर्ट अगर कोई मुझे ये कह देना बढ़िया से बढ़िया पाई बॉन्ड कंपेयर करो, मैं कहूंगा यार 2p पाई 2p पाई इज वेरी गुड, 2p पाई 3d पाई इज अगेन गुड। इसके इन दोनों के अलावा बाकी टाइप के पाई बॉन्ड में वो स्वाद नहीं आएगा, राइट? ये मैंने सिंपली आपको रिवाइज करवाया जो पॉइंट हमने बहुत पहले कभी क्लासेस में किया। नाउ गोइंग बैक टू केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग के वापस कॉन्सेप्ट पे जाता हूं कि मुझे इसकी जरूरत कहां पर पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा हाउ टू प्रिडिक्ट कहां बैक बॉन्डिंग होगा कहां नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो बेसिकली अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3, जिसमें मैं ये वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय बैक बॉन्डिंग। बट इन शॉर्ट जब भी मैं वर्ड बोलूंगा ना बैक बॉन्डिंग, समझ जाना कि मैं इन दो वर्ड की यूज करूंगा। मैं किसी पी पाई या पी पाई डी पाई की बातें करने वाला हूं। पहले एक बार नोट कर लो जिसने करना है। अब चलते हैं बैक बॉन्डिंग को सीखते हैं। बैक बॉन्डिंग होती क्या है? मान लो बच्चों मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सपोज सेंट्रल एटम ए है और इसकी सराउंडिंग में बी है। सेंट्रल एटम ए, सराउंडिंग में बी। जरूरी नहीं 3 बॉन्ड पेयर हो, ऐसा नहीं है, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं। मैं तो एक जनरल एग्जांपल देने लगा। मान लो बच्चों ए एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला कि ए का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो गारंटी है कि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है। इसके पास कोई ना कोई ऑर्बिटल खाली जरूर है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है।
और इसके साथ एक बी एटम है जिसपे लोन पेयर बैठा है। बी के ऊपर एक लोन पेयर है, ए के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इट हैज वन ऑर्बिटल एम्प्टी ऑन इट, बिकॉज जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा गारंटेडली उसके पास कोई ना कोई खाली ऑर्बिटल होगा। देख भी लेंगे, एग्जांपल भी देख लेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? जैसे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, इसके पास अभी आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो अब मैं बोलूंगा कि ये जो बी है जिसके पास लोन पेयर है, ये खुद इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है, क्योंकि बी का ऑक्टेट कंप्लीट है, बी का ऑक्टेट कंप्लीट है, पर ए के पास खाली ऑर्बिटल है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो बी अपने लोन पेयर को ए के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के भेजेगा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड पहले से था। तब मैं कहूंगा कि इस टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड के रूप में आपके सामने दिखे, आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दो, तो यहां आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा 1 सिग्मा 1 पाई, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं इस टाइप के एग्जाम्पल ले लूं जिसमें ए के ऊपर लोन पेयर, ए के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन बी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि बी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो फिर ए अपने लोन पेयर को बी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भेजेगी, यानी कि सीधी सी बात ये हो गई कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर यदि किसी बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में बना है और वो बॉन्ड पेयर उन दो एटम के बीच में बना जिसमें एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और दूसरे एटम के ऊपर लोन पेयर हो, एक का ऑक्टेट कंप्लीट जिसपे लोन पेयर है और दूसरे का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ऐसे केस में जिसके ऊपर लोन पेयर होगा वो अपने सराउंडिंग एटम के लिए लोन पेयर डोनर बन जाएगा। यानी कि मैं ये कह दूं किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एक एटम लुईस बेस का रोल प्ले कर रहा है और एक एटम लुईस एसिड का रोल प्ले कर रहा होगा। हमने अभी देखा था ना, लोन पेयर डोनर लुईस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। तो अगर बी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यानी कि बी पे खाली ऑर्बिटल है, ऐसे केस में ए अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हुआ बैक बॉन्डिंग करेगा। बैकवर्ड क्यों आया? क्योंकि ए से बी के साथ सिग्मा बॉन्ड पहले से था और उस सिग्मा बॉन्ड वो प्रॉपर हमें सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। तो मैं कहूंगा ए ने अपने लोन पेयर को बी को वापस पाई बॉन्ड की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड की फॉर्म में ए ने अपने लोन पेयर को बी के ऑर्बिटल में भेजे। इसकी फील तब आएगी जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा, पर मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कैसे किसी मॉलिक्यूल को देख के आप पहचान सकते हो कि यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं। यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम और दूसरे एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन जिस दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है उसमें एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, उस पे लोन पेयर है, लेकिन दूसरे एटम के लिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है। उस केस में मैं बोलूंगा कि बी अपने लोन पेयर को इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भेजेगा एंड दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है विल बी काउंटेड एज ए पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा पहले से बन चुका था। और ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको आप पाई बॉन्ड की फॉर्म में देख सकते हो, वी कॉल इट एज बैक बॉन्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो BF3 की बात करता हूं। अगर मैं इस BF3 को कंपेयर करूं इस सिचुएशन के साथ जहां बोरॉन सेंट्रल एटम है A, फ्लोरीन सराउंडिंग एटम है B, लेकिन अगर आप बोरॉन का ऑक्टेट देखो, बोरॉन के पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अगर मैं बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन देखूं 1s2 2s2 2p3 2p1 सॉरी और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए बोरॉन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी किया होगा, तभी तो यहां 3 बॉन्ड बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है। इसका मतलब क्या है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई। जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने बनाया, इन तीनों ने मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जिनकी मदद से यहाँ सिंगल बॉन्ड बने। परंतु आप बोरॉन पे खाली ऑर्बिटल भी तो देख रहे हैं, एक ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल एक खाली है ना। तो अगर आपको कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कहीं भी कोई ऐसा एटम दिख गया जिस एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो समझ लेना उसके पास कोई ना कोई ऑर्बिटल खाली जरूर होगा। और अगर खाली ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके निष्कर्ष सीधा सीधा अर्थ ये है कि उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पर फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर है, फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। तो अब बोरॉन रिक्वेस्ट करेगा फ्लोरीन के साथ कि जब तक मुझे कहीं बाहर की तरफ से किसी दूसरे बंदे की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, क्या तब तक तो अपना लोन पेयर मेरे साथ बैक बॉन्डिंग में भेज दे। तो फ्लोरीन यहां अपना लोन पेयर जब यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में भेजेगा, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, हमारी शर्त पूरी होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली, ऑक्टेट कंप्लीट, सामने वाले को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर ये बॉन्ड बना दे, उससे होगा क्या, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने से बोरॉन और फ्लोरीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। जहां बोरॉन ने 3 की बजाय 4 बॉन्ड बनाए, तो बोरॉन को तो फायदा ही है ना। तो मैं कहूंगा इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलते बैक बॉन्डिंग। मैं बोलूंगा फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर बोरॉन के साथ बैक बॉन्ड में की। So when the atom is having incomplete octet, when the atom has empty orbital और उसके साथ में जिस एटम के साथ बॉन्ड है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उस पे लोन पेयर है, तो अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में यहां ओवरलैप करवाएगा। पर दिस बॉन्डिंग विल बी अ पाई। कैसे, ये देखो, यहां बोरॉन पर 3 फ्लोरीन थी और यहां एक p ऑर्बिटल खाली था, ये p ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का ये लोन पेयर पहले से किसी p ऑर्बिटल में, क्योंकि ये जो फ्लोरीन के 3 लोन पेयर है ये कहां कहां है, एक s ऑर्बिटल में 2s और एक 2p ऑर्बिटल में, और ये भी 2p ऑर्बिटल में। ऐसे तो हमने किया था, जिस एटम के ऊपर लोन पेयर हमने जब सीखा था कि लोन पेयर किस किस को ऑर्बिटल में होगा, तो वो तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन से देखते थे, क्योंकि फ्लोरीन ने तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम की होती है। तो ये जो लोन पेयर होंगे फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप देख लो, तो एक 2s में दिखेगा, एक 2px एक 2py, कुछ इस टाइप से। पर ओवरऑल ये दोनों लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में। तो मैं बोलूंगा कि फ्लोरीन के ऊपर ये जो लोन पेयर है ना, ये किसी p ऑर्बिटल में है, इट इज फुली फिल्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर में से मैंने 2 लोन पेयर ऐसे दिखा दिए और एक मैंने फुली फिल्ड ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखाया। फुली फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से। अब ये अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल को इसके साथ ओवरलैपिंग में भेज रहा है। दिस पाई बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड विद द ओवरलैपिंग ऑफ वन फुली फिल्ड ऑर्बिटल विद एम्प्टी ऑर्बिटल। अब यहां पर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वी कॉल इट एज बैक बॉन्ड, जिसमें कंट्रीब्यूशन फ्लोरीन की तरफ से, कंट्रीब्यूशन फ्लोरीन की तरफ से, लेकिन एंजॉय मजा बोरॉन को आएगा।
अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अकेले फ्लोरीन के गिने जाएंगे, नहीं, हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, यानी कि एक यहाँ मिलके पाई बॉन्ड। जब मैं कहता हूँ ना उसको कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ भेज दो, फिर इनमें डबल बॉन्ड बना दो, तो वही सिचुएशन है। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन पे दे दो, उनके बीच में पाई बॉन्ड बना दो, और मैं कह दूंगा कि इस टाइप की बॉन्डिंग इज बैक बॉन्डिंग। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बैक बॉन्डिंग कब होगी, आप कहोगे जब कभी किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, उस पे एम्प्टी ऑर्बिटल हो, लेकिन जिसके साथ उसका बॉन्ड बना है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो fully filled orbital will overlap with empty orbital of the another atom, forming a pi bond। और क्योंकि दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है, दिस बैक बॉन्डिंग इज 2p pi बैक बॉन्डिंग। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? फायदा दोनों का गिना जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ने भी तो अपना एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया, क्योंकि ये जो सेकंड बॉन्ड बनेगा ये तो दोनों के लिए है ना। और किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। आपकी नजरों में शायद अगर आपको ये लग रहा है बोरॉन को तो फायदा हो गया, बोरॉन के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्या फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन से कुछ घट गए? नहीं घटे, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो इन दोनों में शेयर हुए ना, और शेयरिंग हुई है, तो इलेक्ट्रॉन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के भी गिने जाएंगे, बोरॉन के भी गिने जाएंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो बैक बॉन्डिंग में अगर कोई पूछे ना फ्लोरीन को क्या फायदा हुआ, मैं कहूंगा फ्लोरीन को फायदा ये हुआ कि फ्लोरीन ने जहां एक बॉन्ड बनाया था अब ये अपना सेकंड बॉन्ड बनाता दिखेगा, और ये जो सेकंड बॉन्ड बना है एनर्जी रिलीज होगी तो वो दोनों की होगी ना, और एनर्जी रिलीज करना मीन स्टेबिलिटी अचीव करना। सो दिस इज वन एग्जांपल जहां पर आप बैक बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से इंश्योर करते हैं। आप कोई और एग्जांपल दे देते, बहुत सारे एग्जांपल आज यही करने हैं। लेट अस सपोज, मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है बोरिक एसिड, H3BO3। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या हमें यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती दिखेगी, मैं कहूंगा बिल्कुल होती दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के अपने तो 3 इलेक्ट्रॉन ही, 1 2 3, जो इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए वो तो वैसे के वैसे एक एक शेयर्ड पेयर की फॉर्म में यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड पेयर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के ऊपर, जिसमें बोरॉन के अपने 3 इलेक्ट्रॉन, पर बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर मैं इसकी ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे पहले से एक बॉन्ड बनाऊंगा 2 एटम के बीच में, जिसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस पे लोन पेयर भी है, तो ये अपने इस लोन पेयर को इसके साथ बैक बॉन्डिंग में भेजेगा। This lone pair can coordinate back to the boron। सराउंडिंग एटम की तरफ से सेंटर एटम में ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग दिया जाएगा। हम कहेंगे कि लोन पेयर जिस भी ऑर्बिटल में है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल में, वो बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल से साइडवाइज ओवरलैपिंग करने और पाई बॉन्ड बनाएगा। अब आप ये बोलोगे क्या वो ये काम यही कर सकता है? मैं कहूंगा नहीं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो बोरॉन के साथ ये जो आपने पाई बॉन्ड बनाया, ये आप चाहे इस तरफ से बनाओ, चाहे इस तरफ से बनाओ, चाहे इस तरफ से बनाओ, इट्स योर चॉइस। तो मैं ये कह दूंगा कि भाई ये जो बैक बॉन्डिंग है ये इस ऑक्सीजन की तरफ से भी हो सकती है, इस ऑक्सीजन की तरफ से भी हो सकती है, इस ऑक्सीजन की तरफ से भी हो सकती है, बट जब भी होगी तो आप दिखाओगे तो उसे एक ही तरफ से, क्योंकि बोरॉन का
ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो अब यहाँ से दिलवा दिए, तो फिर आप यहाँ से नहीं दिलवाओगे, क्योंकि जब एक तरफ से बैक बॉन्डिंग हो गई, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोरॉन सेकेंड पीरियड का है, वो हाइपरवेलेंट नहीं हो सकता, इसलिए आप ये नहीं कहोगे सर यहाँ से भी दिलवा दो, यहाँ से भी दिलवा दो, बोरॉन को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मैं कहूंगा वो रखेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन को, उसके पास तो 4 ही ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं ना, इसलिए आप ये नहीं कह सकते इधर से भी बैक बॉन्डिंग, इधर से भी सबसे साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं, एट ए टाइम ओनली फ्रॉम वन साइड, ओनली फ्रॉम वन साइड। आप कहोगे बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है 2p, तो बोरॉन का यहाँ पे मैं खाली ऑर्बिटल 2p दिखा रहा हूं। ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर थे, ये जो लोन पेयर है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग में जाने को तैयार है, तो मैं कहूंगा यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर जिस भी ऑर्बिटल में है, जिस भी ऑर्बिटल में है, वो इसके साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करता हुआ पाई बॉन्ड बनाएगा। पर बच्चों यहां पे मैं आपको एक चीज सिखाने लगा, अगर आपने ऑक्सीजन के लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजा, तो अब आप इस लोन पेयर को ये नहीं कहोगे कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। अब आप ये बोलोगे सर इसके एक लोन पेयर को p ऑर्बिटल में रखो, एक लोन पेयर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो बैक बॉन्ड करेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो अगर मैंने यहाँ पे आपसे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी होती ना, तो आप स्टेरिक नंबर में अब क्या काम करोगे, 1 2 थर्ड लोन पेयर, एक लोन पेयर जो कि बैक बॉन्डिंग में जाएगा, उसे स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करोगे। आप बोलोगे इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना कि sp3। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूंगा जिसपे मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 लोन पेयर रखे थे, एक लोन पेयर को तो बैक बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, जो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा उस लोन पेयर को आप सिग्मा काउंट नहीं करोगे, उसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करोगे। आप बोलोगे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा की तरह काउंट करते हुए sp2 बोलोगे। तो 2 में से कोई एक लोन पेयर ही बैक बॉन्डिंग में जा रहा है, क्योंकि बोरॉन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस टाइप की बॉन्डिंग इज बैक बॉन्डिंग विच इज 2p pi 2p pi, क्योंकि दोनों सेकंड पीरियड है, राइट। तो हम कहेंगे लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन will form p pi back bonding with empty orbital on boron. So hybridization of oxygen is counted as sp2. In short, अभी तक के जो हमने 2 एग्जांपल देखे, उसकी मैं एक सिंपल सी सीधी सी समरी ऐसे दिखाना चाह रहा हूं। कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम के बीच में बॉन्ड है, कभी भी किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में बॉन्ड है, एक एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम पे लोन पेयर हो, तो जिस पे लोन पेयर होगा वो एम्प्टी ऑर्बिटल वाले के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा। इसके लोन पेयर को आपने अब p ऑर्बिटल में डिक्लेयर कर देना कि दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल इन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप कह दोगे कि बैक बॉन्डिंग कब होगी, जब एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और b जिसके ऊपर लोन पेयर था
that lone pair must be present in, that will be present in pure atomic orbital, pure atomic p or d orbital, not in the hybrid orbital. क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने के लिए पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो आप ऐसे केस में लोन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिक्लेयर नहीं करोगे। Let's take a more example. मैंने आपके सामने जो मॉलिक्यूल रखा है, दिस इज कॉल्ड ट्राई इथाइल बोरेट। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो आप ये देखो, बोरॉन के पास फिर से 3 बॉन्ड पेयर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो बोरॉन के पास गारंटेडली एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। दैट एम्प्टी ऑर्बिटल इज 2p, क्योंकि जब जब बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, तो अपने एक s और 2 p ऑर्बिटल से मिलके तो हाइब्रिडाइजेशन करता हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये अपने लोन पेयर को इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को भेज रहा है, तो अब आप इस लोन पेयर को सिग्मा में या स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करोगे। आप बोलोगे ऑक्सीजन के लिए 1 बॉन्ड पेयर सिग्मा, सेकंड बॉन्ड पेयर सिग्मा, एंड द लोन पेयर इज सिग्मा। वन ऑफ द लोन पेयर विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्मा। जो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में आपने भेजना है, एक लोन पेयर, वो लोन पेयर अब आपने सिग्मा में काउंट नहीं करना। तो ऐसे केस में आप बोलोगे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी sp2। आप इसे ऐसे दिखाओगे कि ऑक्सीजन ने बोरॉन के साथ बैक बॉन्डिंग की, and this back bonding is p pi back bonding। अगर कोई पूछे क्या बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आएगा, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा ये तो पाई बॉन्ड गिना जा रहा है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा ये तो पाई बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर बोरॉन का अभी भी 3 है। बिना बैक बॉन्डिंग के जो आप देख रहे थे तब भी 3 था, बैक बॉन्डिंग के साथ भी उसकी सिग्मा स्टेरिक नंबर चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऑक्सीजन के लिए स्टेरिक नंबर चेंज है। ऑक्सीजन के लिए अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता और मैं पूछता बताओ भाई ऑक्सीजन के, मैं आपसे पूछता बताओ ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप ऐसे करते सर ये देखो आपने सिखाया था 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये लोन पेयर सिग्मा, ये तीसरा चौथा लोन पेयर, मतलब एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो आप बोलोगे सर स्टेरिक नंबर 4। मैं कहूंगा मैंने सिखाया तो था, लेकिन अब से जब हम बैक बॉन्डिंग में आ चुके हैं, ये देख चुके हैं कि कब लोन पेयर को सिग्मा नहीं काउंट करना, कब लोन पेयर को सिग्मा नहीं काउंट करना,
यदि लोन पेयर जिस एटम पे बैठा हुआ है उसके बगल वाले एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऐसे केस में आपने बोलना है कि ये लोन पेयर अब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होगा, ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, बैक बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए इस लोन पेयर को पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल में रहना पड़ेगा। वो अलग बात है, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, पर अब ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रह सकता। तो जिस एटम के ऊपर लोन पेयर आपको दिख रहे होंगे जो बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, उनका लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रखना, वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में है। तो आप ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बोलते हुए, स्टेरिक नंबर 3 बोलते हुए डिक्लेयर करते हुए बोलोगे कि भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ऑक्सीजन के लिए। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज बैक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मुझे तो जब तक मैं एग्जांपल्स की सीरीज आपके सामने नहीं रखता एक फील फैक्टर नहीं आने वाला। अब पहले एक बार नोट करो जितना अभी तक हमने देखा, फिर मैं इसके और एग्जांपल देता हूँ। बट आप ये चीज डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे, जो लोन पर डोनेट कर रहा है वो लुइस बेस बन गया, जिसने लोन पर रिसीव किए वो लुइस एसिड बन गया। मॉलिक्यूल के अंदर ही एक एटम लुइस एसिड बन गया, दूसरा एटम लुइस बेस बन गया। और जो एटम लुइस एसिड बन रहा है उसकी निशानी, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल की गारंटी है। आप बोलोगे सर आप तो बोरॉन के पीछे पड़ गए, कोई और एग्जांपल भी दो ना बोरॉन के अलावा। आप बोरॉन के पीछे पड़ गए। मैं कहूंगा हाँ मैं बोरॉन के पीछे पड़ा हूं, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 बोरॉन एल्यूमिनियम ये जो लोग होते हैं ये बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। बच्चों, अगर अब मैं आपको एक ऐसा केस बताता हूं, मान लो ए के पास लोन पेयर, बी कोई मेरा सेंट्रल एटम बन गया, सपोज बी कोई मेरा ऐसा एटम है जो कि बी बिलोंग्स टू एनी पीरियड except first and the second, and its octet is complete. Let me give you example. मान लो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और इसका बॉन्ड सिलिकॉन के साथ है, और सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, और सिलिकॉन के पास अगर ये 4 बॉन्ड है तो सिलिकॉन हैज 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। सिलिकॉन किस पीरियड को बिलोंग करता है? सिलिकॉन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। जब भी कभी कोई एटम थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड का है तो उसके पास डेफिनेटली डी ऑर्बिटल होगा, क्योंकि 1d डज नॉट एग्जिस्ट, 2d डज नॉट एग्जिस्ट, और जिन एटम के पास अगर 1d होता या 2d होता वो फर्स्ट और सेकंड पीरियड के होते। तो मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता तो मैं उनकी बात नहीं कर सकता। और अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड का है, उनके पास डी ऑर्बिटल होता है।
और यदि मैं ऐसे एटम की मैं बात करूं जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड को बिलोंग करता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी उसके पास स्टिल इट हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तो बिना ऑक्टेट की परवाह किए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए भी ये लोग दे कैन बिहेव लाइक लोन पेयर रिसीवर और लुईस एसिड। मैं ये समझाना चाहता हूं, यदि किसी एटम के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल जिसके साथ ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, यदि किसी एटम के पास यहां एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो लेकिन सामने नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर किसी पी ऑर्बिटल में है, तो अगर यहां पे इन्होंने आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर दी, पी पाई डी पाई बॉन्ड बना दिया, यानी कि ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया, पर ये लोन पेयर जब इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जा रहा है इट्स ए पाई बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा था, ये तो पाई बॉन्ड है। दिस इज अ बैक बॉन्डिंग। पर बैक बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन जो मैं अब बता रहा हूं कि यदि किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट भी हो पर उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल एम्प्टी, तब भी वो लुईस एसिड का रोल प्ले करेगा। ऐसे केस में लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट होगा। अब आप कहोगे कि सर यहां तो समझ में आता था कि बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसको तो सच में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, इसलिए इसने लोन पेयर उधार में ले लिए। अब आप कह रहे हो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी है, फिर भी ये अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेज रहा है, तो इसका मतलब कोई भी लुईस एसिड का रोल प्ले कर सकता है? मैं कहूंगा हाँ, लुईस एसिड का रोल दो तरह के लोग प्ले कर सकते हैं। एक तो जिनके पास सच में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जिनके पास सच में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी ना, उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो होगा ही होगा। लाइक बोरॉन के एग्जांपल, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट था, कंप्लीट नहीं था, सच में उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था। लेकिन अगर यदि मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तब भी मैं लुईस एसिड का रोल प्ले कर सकता हूं। मैं किसी के लोन पेयर को अपने खाली ऑर्बिटल में रखने की ऑफर दे सकता हूं, तो ऐसे केस में मेरे ऊपर लुईस एसिड का टैग लग जाएगा। लुईस एसिड होने के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, कंडीशन ये जरूरी है कि मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो दो कंडीशन में हो सकते हैं, यदि मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड का हूं ना, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट भी हो या ना भी हो, इनकम्प्लीट हो, बिना देखे मेरे पास डी ऑर्बिटल तो है, क्योंकि 3D 4D 5D 6D वे एग्जिस्ट। लेकिन यदि मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तब तो गारंटेड में मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। पर अगर मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे? कंडीशन होगी क्या मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड का हूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी आपको, जैसे सिलिकॉन की एग्जांपल ले रहे हैं। सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2, और 3D ऑर्बिटल खाली है। अगर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए सपोज, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इन 4 ऑर्बिटल की मदद से हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, और जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सब सिग्मा बॉन्ड बनाने जाएंगे। पर सिलिकॉन के पास यहाँ डी ऑर्बिटल देखो खाली है। तो अगर सामने वाला कोई और मॉलिक्यूल ऐसा हो, वो कहे मेरे पास लोन पेयर है, क्या सिलिकॉन मैं अपने लोन पेयर को तुम्हें कोऑर्डिनेट करा दूं? सिलिकॉन बोलेगा मुझे क्या नुकसान हो रहा है, मेरा तो फायदा है। जहां सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए उसका 5वां बॉन्ड बन गया, उसको तो फायदा है,
क्योंकि बॉन्ड बनाने की कंडीशन ये थोड़े ना है कि ऑक्टेट कंप्लीट ही करना ही बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन है, ऐसा तो नहीं था। हाइपरवेलेंट भी तो हो सकते हैं। तो अगर किसी एटम के पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, भले ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, अगर वो किसी से लोन पर अपने खाली ऑर्बिटल में रखवाएगा तो उसके ऊपर टैग लग जाएगा कि वो लुईस एसिड का रोल प्ले करेगा। यानी कि लुईस एसिड का रोल कौन कौन प्ले कर सकता है? मैं तब रोल प्ले कर सकता जब मैं सच में गरीब हूं, मैं सच में गरीब हूं, मेरे को सच में धन की जरूरत है, सच में इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे पास खाली ऑर्बिटल तो है और मुझे जरूरत भी है उसकी, तो मैं लुईस एसिड हूं। मैंने किसी के लोन पेयर को अपने ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करवाया, मैंने अपने खाली ऑर्बिटल को सामने वाले के सामने रख दिया कि भैया मेरे खाली ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन रख दो। दूसरी कंडीशन, मैं थर्ड पीरियड का हूँ, फोर्थ पीरियड का हूँ, फिफ्थ पीरियड का हूँ, सिक्स पीरियड का हूँ, मैं रजा हूँ, मतलब आई एम अनसेटिस्फाइड विद माय ऑक्टेट, पर लालच मेरे पास अभी भी है। धनवान होने के बावजूद भी अगर मैं लालची हूँ कि भैया मुझे तो बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड कैसे भी मिल जाए, तो मैं अपने खाली डी ऑर्बिटल को अगर मैं सामने वाले किसी लोन पेयर वाले के सामने रख दूं, मैं कहूंगा मैं खाली ऑर्बिटल आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, अगर आप चाहो तो मेरे साथ बैक बॉन्डिंग कर लो। मेरे को सच में जरूरत नहीं थी, पर मैंने अपनी महत्वाकांक्षा को देखते हुए अपने खाली ऑर्बिटल किसी सामने वाले को दिखा दिए, तो ऐसे केस में मैं लुईस एसिड तब भी कहलाऊंगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। ट्राइसाइलाइल एमीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ इसके सराउंडिंग में एक मॉलिक्यूल है SiH3। बच्चों आपने ऑर्गेनिक में इसका नाम पढ़ा होगा, आई एम श्योर। ट्राई मिथाइल एमीन, जहां नाइट्रोजन में मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिए 3 और यहां लोन पेयर है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है, क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो मैं देखो क्या देख लेगा कंडीशन, जिस पे लोन पेयर दिख रहा है वो अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में सामने वाले के साथ तभी भेजेगा अगर उसके पास खाली ऑर्बिटल होगा। यहां कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, सेकेंड पीरियड वालों के पास 2s और 2p ऑर्बिटल में टोटल 4 ऑर्बिटल दिख रहे हैं मुझे, और कार्बन ने क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड, उसके ये चारों ऑर्बिटल पूरे पूरे भरे हुए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को जब 4 बॉन्ड मिले हुए 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसके चारों ऑर्बिटल भरे हुए हैं, भरे हुए, और उसके पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि अब कार्बन के पास ऑक्टेट भी कंप्लीट है, उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल भी नहीं है, इसलिए कार्बन लुईस एसिड का रोल प्ले नहीं कर सकता, वो किसी से लोन पेयर अपने पास अकोमोडेट नहीं करवा सकता। इसलिए मैं बोलूंगा कि यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। भले नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि सेकेंड पीरियड के बंदे ने अगर बैक बॉन्डिंग, सेकेंड पीरियड का एटम अगर लुईस एसिड का रोल प्ले करना चाहता है तो उसके पास खाली ऑर्बिटल तभी होगा जब उसका ऑक्टेट सच में इनकम्प्लीट होगा। तो मैं बोलूंगा कार्बन हैज 4 बॉन्ड पेयर्स, कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स,
और इसके 8 इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑर्बिटल में पूरी तरह भरे हुए हैं। सो कार्बन डज नॉट हैव empty orbital, therefore carbon cannot act as Lewis acid. Nor the carbon has d orbital. कार्बन के पास 2d तो है, एस और पी के ये जो 4 ऑर्बिटल है ये तो पूरे भरे हुए, क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड पेयर के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन पे। तो इसलिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ कार्बन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, खाली नहीं है, तो कार्बन लेस एसिड का रोल प्ले नहीं करता। इसलिए यहाँ पे लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। और अगर लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं जा रहा तो इस लोन पेयर को आप अपने पुराने नियम के हिसाब से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा काउंट करोगे, क्योंकि लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं जा सकता, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। आप बोलोगे सर ये लोन पेयर अब स्टेरिक नंबर में काउंट होगा, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रखना है। आप कहोगे यहाँ स्टेरिक नंबर 4, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 lone pair on the nitrogen is present in hybrid orbital. Lone pair on the nitrogen is present in hybrid orbital, उसे बैक बॉन्डिंग में नहीं भेजना। तो आप कहोगे कि ये जो लोन पेयर है ना, ये सिग्मा की तरह काउंट होगा। 4 स्टेरिक नंबर देखते हुए मैं बोलूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, मैंने कार्बन की जगह सिलिकॉन लगा दिया, अब आप बोलोगे सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड है, सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। पर सिलिकॉन के पास भले ऑक्टेट कंप्लीट है, पर है तो वो थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, सिक्स्थ पीरियड में, थर्ड पीरियड में तो बिलोंग करता है। सो इट डेफिनेटली हैव empty d orbital. It has empty d orbital. एक बार टाइम भी देख लो, हाँ टाइम होने वाला है। सिलिकॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन के पास भले ही अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं सिलिकॉन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो अगर मैं सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो सिलिकॉन में 3s 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d खाली। सिलिकॉन ने बॉन्ड कितने बनाए? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाने के लिए इन्होंने एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही करते थे, इट विल प्रमोट इलेक्ट्रॉन। फिर ये लोग हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, they all will form sigma bonds, sp3 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 sp3। तो ये जो 4 बॉन्ड बने ये सब sp3 ऑर्बिटल से बने। तो फिर क्या सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल अभी भी खाली है? हाँ है। क्या इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया? नहीं लिया। दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड, सो दे कैन फॉर्म, they can participate in pi bond formation.
तो अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को सिलिकॉन के साथ डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करवाएगा। अगर कोई पूछे इससे फायदा क्या होगा, मैं बोलूंगा फायदा ये होगा कि नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाने का मौका मिला, सिलिकॉन को 5 बॉन्ड बनाने का मौका मिला, और मोर विल बी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम, मोर एनर्जी रिलीज। कभी भी किसी एटम्स में बॉन्ड बनाने का मौका मिला तो वो छोड़ेगा नहीं। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग में भेजे, तो मैं बोलूंगा नाइट्रोजन का लोन पेयर को तो पी ऑर्बिटल में रहना पड़ेगा। अब आप इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को यहां की तरह स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करोगे। आप बोलोगे नाइट्रोजन में यहां 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑन द नाइट्रोजन। अब आप 3 सिग्मा बॉन्ड डिक्लेयर करते हुए लोन पेयर को p ऑर्बिटल में भेजोगे, बोलोगे कि लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में है, सिलिकॉन के पास वो 3d ऑर्बिटल है, तो एक 3d ऑर्बिटल इस लोन पेयर के साथ यहां पर बैक बॉन्डिंग में जाएगा। वो ये वाला भी हो सकता था, वो ये वाला भी हो सकता है। तो जब जब आप इस लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेज रहे हैं तो आप कहोगे कि अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड करेक्टर है। तो जब मैं इसकी ड्राइंग करूंगा तो ड्राइंग करते वक्त we will write like कि नाइट्रोजन का लोन पेयर is drawn like this। ये सिलिकॉन के साथ 3 हाइड्रोजन मैंने जस्ट एक्सपैंड करके दिखा। ये लोन पेयर यहां भी पाई बॉन्ड बना सकता था, यहां भी बना सकता था, यहां भी बना सकता था। ये जो लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो हम इसकी ड्राइंग ऐसे दिखाते हैं डॉटेड 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 की फॉर्म कि ये लोन पेयर पाई बॉन्ड यहां भी बना सकता है, यहां भी बना सकता है, यहां भी बना सकता है। पर अगर कोई पूछे इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो मैं कहूंगा इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है। और जब लोन पेयर इधर भी पाई बॉन्ड बना सके, इधर भी बना सके, इधर भी बना सके, तो वी कॉल इट एज डीलोकेलाइज। लोन पेयर कहीं भी किसी के साथ भी पाई बॉन्ड बनाए, तो इसको अब डॉटेड डॉटेड की फॉर्म में तीनों के साथ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो मैं सिंपली ये वर्ड बोलूंगा, लोन पेयर इज, दिस लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब कि वो किसी के साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है। तो वो पाई बॉन्ड कैरेक्टर हम 1/3 1/3 1/3 डिवाइड कर देंगे, लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब करते थे। तो मैं बोलूंगा कि ये पाई बॉन्ड इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो ये जो मैंने एक पाई बॉन्ड इधर बनाया, एक, उसका असर मैं दिखा दूंगा 1/3 1/3 1/3। क्योंकि अगर कोई बच्चा इधर पाई बॉन्ड बना सकता है तो कोई दूसरा बच्चा इधर पाई बॉन्ड बना के दिखा सकता है। कोई तीसरा बच्चा इसका ये स्ट्रक्चर बनाता कि पाई बॉन्ड इसके साथ है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते। तो बिल्कुल रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट की तरह हम इसे हाइब्रिड में, रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पर डॉटेड 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 में दिखाएंगे। उससे क्या फायदा होगा, ये लोन पेयर का इफेक्ट खत्म हो गया नाइट्रोजन। तो उससे फायदा क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम हो गया। क्योंकि जब लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया, अब वो लोन पेयर सिग्मा ऑर्बिटल में नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, वो तो पी ऑर्बिटल में है। तो मैं कहूंगा दिस लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब कि वो रेजोनेंस एंजॉय करेगा, वो रेजोनेंस में चला गया। रेजोनेंस का मतलब कि लोन पेयर इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग कर रहा है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो वो जो बैक बॉन्डिंग है वो 1/3 1/3 काउंट होगी सबके लिए। एंड दैट विल सिंपली व्हाट इट रिजल्ट्स, अब जब ये लोन पेयर यहाँ पे हमारे लिए एक तरीके से मिसिंग हो गया, वो लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, डिस्पर्स्ड। तो मैं कह दूंगा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन
sp2 हो गई, ना कि sp3। और अगर कोई पूछे बॉन्ड एंगल, और यहाँ का बॉन्ड एंगल भी नियरली दिस बॉन्ड एंगल क्लोज टू 120 डिग्री हो जाता, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इन शॉर्ट बच्चों, जब सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, उस लोन पेयर को आपने गिनना ही नहीं है स्टेरिक नंबर। उस लोन पेयर को आपने लोन पेयर की तरह नहीं देखना, आपने उसको सिग्मा की तरह नहीं देखना, आपने उसको पाई की तरह देखना। अब मैं ये मानूंगा कि नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर के इफेक्ट खत्म, जैसे ये नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्योमेट्री 1 2 3 4 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ये पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। पिरामिडल, its geometry is pyramidal and this bond angle theta will be less than 109.5 डिग्री। जब सेंटर के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होता था, पिरामिडल ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का sp3, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अब sp2 गिनी जाएगी। लोन पेयर को अब डीलोकलाइज गिनना है, तो अब आप इसको बोलोगे इट्स ए ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसके अराउंड 3 बॉन्ड है। इट्स सिंपली ड्रॉन लाइक दिस, SiH3 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 लोन पेयर के होते हुए, क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग में चला गया, दिस बॉन्ड एंगल थीटा बिकम्स क्लोज टू 120 डिग्री। उससे फायदा क्या हुआ? बॉन्ड पर रिपल्शन भी घट गए, लोन पर बॉन्ड पर रिपल्शन भी घट गई, मॉलिक्यूल को तो स्टेबिलिटी मिली, ऊपर से बॉन्डिंग भी बढ़ गई, क्योंकि जहां आप नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड दिखा रहे थे, अब आप बेसिकली 4 बॉन्ड दिखा रहे हैं, 1/3 1/3 1/3, टोटल 1 and 3 बॉन्ड। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग द टुडेज लेक्चर। हम इसी से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके और एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू सो मच, गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग। So with the end, I will simply say it's a trigonal planar with bond angle close to 120 degree. लोन पर रिपल्शन काफी घट गए, अब बॉन्ड पर रिपल्शन भी घट गया, क्योंकि एंगल 120 के क्लोज है। लेकिन यहाँ पिरामिडल ज्योमेट्री थी ट्राइमिथाइलेमीन में, लोन पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री है, तो इसके कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल कहलाए, क्योंकि एक तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर, दूसरी चीज बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया, तो लोन पर बॉन्ड पर रिपल्शन भी मिनिमाइज हो गया, बॉन्ड पर रिपल्शन भी घट गया, ओवरऑल मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिली। सो with this I am going to end up the meeting. In the next class we will continue with the more examples. Thank you so much and have a nice day ahead.